सैयद जाफ़र हुसैन है। मैं अहले स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का उपवाचक बड़े भाई साहब पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद। यहाँ पे प्रेमचंद और उनके बड़े भाई के बारे में कहानी चलते जा रही। अब अपन पाठ में जाएंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। जो प्रेमचंद के बड़े भाई हैं उन्होंने प्रेमचंद से भी 5 साल बड़े हैं, लेकिन 3 क्लासेस आगे जा रहे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। जो पढ़ाई की शुरुआत होती वही उम्र में उन्हें भी पढ़ना शुरू करें और मैं भी वही उम्र में पढ़ना शुरू करूं, लेकिन उन्हें पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंट देते थे कि पढ़ाई के बारे में जल्दबाजी नहीं तो ऐसा काम करना पसंद करते थे। जल्दबाजी नहीं, पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं करना, इसलिए उन्हें धीरे धीरे पढ़ते हुए आए। इस भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बना सकें। जो भवन है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बुनियादी जितनी मजबूत डाले तो उतना आलीशान मकान बना सकते हैं। वैसे ही इन्होंने पढ़ाई को भी उतनी ही मजबूत बुनियादी डालना चाह रहे थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। 1 साल की पढ़ाई 2 साल में कर लेते हुए आते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। इनकी पढ़ाई एक कक्षा में 2-2 साल भी पढ़ते थे, एक वक्त 3-3 साल भी बनते थे। बुनियादी ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। अगर से बुनियादी पुख्ती नहीं रही, मजबूत नहीं रही, तो मकान कैसा, मकान भी उतना जल्दी ही गिर जाएगा। वैसे ही पढ़ाई भी पुख्ती नहीं रही तो वो भी एक दिन रहेंगी, दूसरे दिन चले जाएंगे। मैं छोटा था, वो बड़े थे। यहाँ पे मैं का मतलब प्रेमचंद। प्रेमचंद छोटे थे, उनके भाई बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। प्रेमचंद्र की उम्र 9 साल की थी, उनके भाई का 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तंबीही और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। और क्या है, मेरे बड़े भाई साहब, उनकी ही निगरानी में मेरा काम और मेरी पढ़ाई चलती थी। जैसे कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यानी पैदाइश से पूरा अधिकार उनके ऊपर ही था। मेरी अच्छाई बुराई ये देखने का काम उनका ही था। इसलिए उन्होंने जो भी हुक्म दिए, जो भी आर्डर दिए, मैं उसे कानून मान के चलता था। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वो कैरेक्टर से, स्वभाव से एक अच्छे तो थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग के आराम देने के लिए कभी कापी पर, किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। उन्हें क्या, हमेशा किताब खोल के पढ़ते बैठते हुए रहते थे। जब जब शायद दिमाग को थोड़ा आराम देने के लिए या उन्हें थोड़ा आराम लेने के लिए कुछ एक कापी खोल लेके या नहीं तो किताब के पन्नों के ऊपर, पेजेस के ऊपर कुछ चिड़िया के, कुछ कुत्ते, बिल्लियाँ, ऐसे कुछ परिंदों के तस्वीरें उस पर उतार लेते हुए बैठते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते हैं। कभी कभी क्या करते हैं उन्होंने, एक ही वर्ड
या एक ही नाम या कुछ भी रहने दो, किताब में 10-10, 20-20 बार लिख लेते हुए जाते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। क्या है, कभी कभी कुछ वर्ड्स को अच्छे सुंदर अक्षरों में नकल भी करते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। जब जब उन्होंने ऐसे एक शब्द का इस्तेमाल करते थे उसमें कुछ मीनिंग भी नहीं रहती थी, कुछ अर्थ भी नहीं रहता था और कुछ उसमें रहता ही नहीं था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। एक बार मेरे को इत्तेफाक से एक बार उनकी किताब में खोल के देखा, उनकी कॉपी, तो उस पर स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम, ऐसा इस तरीके से पेजेस पे भरते 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 चले गए। आखिरी में 1 घंटे तक उसे देखते हुए रहा तो उसके बाद एक आदमी का चेहरा वहाँ पे नज़र आया। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। ये प्रेमचंद कितनी की कोशिश करे, आखिर इन्होंने क्यों ऐसा लिखे, क्या है क्या नहीं, ये चेहरा क्या है, आखिर ये पहेली क्या है, ये पहलू क्या है, ये पहलू के बारे में जानकारी करेंगे, लेकिन उसका तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला और उसने पूछने का साहस ना हुआ, क्योंकि बड़े भाई मेरे ऊपर पूरा अधिकार चलाने वाले हैं। इसलिए मैं तो उनके सामने जाके भैया ये क्या है बोलकर पूछने की हिम्मत तो मैं नहीं किया। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं। जब उन्हें 9th क्लास में थे और प्रेमचंद 5th क्लास में। उनकी रचनाओं को समझने मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। ये छोटा मुंह बड़ी बात, ये एक कहावत है। यहाँ पे एक कहावत का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, ये रचनाओं को समझना उनके लिए नामुमकिन था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। प्रेमचंद जी का मन पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं लगता था। ये घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। क्या है, इनको 1 घंटा भी अगर से किताब लेके बैठना बहुत मुश्किल थी, एक पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। क्या है, इन्हों मौका मिलते इनको तो पढ़ने के लिए दिल बोलता ही नहीं था। 1 घंटा भी किताब लिए तो इनको पहाड़ जैसा दिखता था। जब इनको मौका जैसा मिलता वैसे ही इन्हों क्या करते थे, हॉस्टल से निकल के मैदान में चले जाते थे और कंकरियाँ उछाल लेते हुए या नहीं तो कागज़ के तितलियाँ बना के उड़ाते हुए फिरते हुए रहते थे। अगर कोई साथी उनके साथ मिल गया तो और पूछने की बात ही नहीं थी। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी कभी 4 दीवारियाँ चढ़ के वहाँ से नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार, जो स्कूल के गेट है तो हॉस्टल के गेट है तो उसके ऊपर फाटक के ऊपर सवार, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। जैसे कि ये गेट को उधर इधर एक अंदर बाहर करते 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 वो फाटक को उछाल आगे पीछे करते करते एक मोटरसाइकिल का आनंद इन लोग ले रहे थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देख कर प्राण सूख जाते। लेकिन घर में आते कमरे में आते हमारे जो बड़े भाई हैं उनका रुद्र रूप देख के यानी उसके गुस्सा देख के हमारी जान पूरी सूख जाती थी। उसका पहला सवाल यह होता
कहाँ थे। उनका पहला सवाल यही रहता था कि आप कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। हमेशा यही सवाल करते थे, यही आवाज़ में पूछते थे, तुम कहाँ थे, कहाँ गए थे। इस तरीके से सवाल करते थे। ये आवाज़ हमेशा पूछे जाती थी और उसका उत्तर मेरा कुछ नहीं रहता था, केवल खामोशी से ठहर जाना। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। प्रेमचंद से सोच लेते थे, ना जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती थी, भैया मैं ज़रा बाहर खेलने के लिए गया था। मेरा मन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। लेकिन मेरा ये जो खामोशगी ऐसा बताती थी कि मैं कुछ अपराध हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, वो गलती को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। इस तरीके से चलता था और भाई साहब इसके सिवा और इसका इलाज तो कुछ भी नहीं था। और उन्होंने कि कभी भी उन दो स्नेहपूर यानी मोहब्बत से मेरा सत्कार कब करते थे, क्या है कि यही सोचता रहता था। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे और एक हुर्फ ना आएगा। हमारे बड़े भाई मुझे समझाते थे, यानी बड़े भाई प्रेमचंद को समझाते थे, इस तरीके से अंग्रेज़ी इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी भर तुम्हारे को एक सेंटेंस भी बनाने नहीं आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा नृत्य खैरा सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते हैं। क्या है, अंग्रेज़ी पढ़ना इतना आसान नहीं है, हंसी मस्करापन नहीं है। जो भी आया मुंह से वो लिख दे और हम भी अंग्रेज़ का एक विद्वान बन जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़ के पढ़ता है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। कहीं पर भी दिन रात मेहनत करके आंखें फाड़ फाड़ के खून जला के पढ़ना पड़ता, तभी अपने को वो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आ सकती। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। फिर भी हमको आती क्या, सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत कर लेने के लिए आ जाती। बड़े बड़े विद्वानों भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। जो बड़े बड़े अंग्रेज़ी के विद्वान रहते उन लोग भी बराबर अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश नहीं लिख सकते। अपन तो बोलना बहुत दूर है। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। तुम कितने ऐसे मूर्ख इंसान हैं कि मुझे देख के भी कुछ सीख नहीं सकते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आँखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप तो देख रहे हैं, अगर से आप नहीं देख सक रही है तो समझ लीजिए कि ये तुम्हारे आँखों का कसूर है या तुम्हारे दिमाग का कसूर है। अब आप ही सोच लीजिए। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखना जाते देखा है। यहाँ पे कितने की मेले लग जाते और कितने की तमाशे होते रहते, यानी तो सर्कस वगैरह आते रहते, लेकिन कभी भी मैं ये देखने के लिए नहीं गया। रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, यहाँ पे रोज़ क्रिकेट का मैच और हॉकी का मैच होते रहता, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मैं पास नहीं फटकता, मैं उसके पास कभी भी नहीं जाता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ता रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि
तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवा के पास हो जाएंगे। मैं हमेशा पढ़ते लिखता हूँ, फिर भी एक एक क्लास में एक एक दो दो साल या तीन तीन साल भी मुझे पढ़ना पड़ता है। तुम ऐसा कैसा सोच ले रही कि मैं खेलते पढ़ते खेलते कूदते टाइम गंवा के मैं पास हो जा सकता हूँ? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहेंगे। क्या है, मुझे पढ़ने के लिए 2-2 3-3 साल लग रहा, लेकिन तुम ये उम्र में खाली सड़ते रहेंगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? क्या है, अगर से तुम्हारा खेलने में दिल है, पढ़ने में दिल नहीं है, तो ये हॉस्टल से आप घर को चले जाइए। वहाँ पे हर रोज़ मज़े से गिल्ली डंडे का खेल खेलते रहिए या जो पसंद आया वो खेल खेलते रहिए। लेकिन दादाजी जो कमाई तो कमाई है, उसे बेकार क्यों कर रही? मैं ये लतड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। ये जो बातें हैं वो सुन के मैं आंसू बहाने लगता, यानी मैं रो लेते रहता हूँ। जवाब ही क्या था? इसका उत्तर तो मैं कुछ नहीं दे सकता था। अपराध तो मैंने किया, लाताड़ कौन सा है? गलती तो मैं किया हूँ, लेकिन उनके बातें तो मुझे सुनना है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। हमारे जो भाई साहब हैं, किसी को भी नसीहत करने के लिए बहुत अच्छे माहिर थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्त बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। उन्होंने ऐसे ऐसे मुहावरे कहावतें समझाते हुए ऐसे ऐसे बातें देते रहते कि सीधा उनका निशाना जाके हमारे हृदय पे, दिल पे लग जाता और हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता और हमारी हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़ कर मेहनत करने की शक्ति में मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चले जाऊं। इस तरह से मैं जान तोड़ कर मेहनत करके पढ़ने की शक्ति तो मेरे में नहीं है, खेल कूद करके मेरे को पढ़ने की शक्ति है। इसलिए मैं निराशा होके ये सोच लेता कि क्यों ना मैं घर को चले जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। ये काम मेरे से नहीं हो रहा, तो ऐसे उसमें मैं हाथ डाल के मेरी ज़िंदगी में क्यों ख़राब कर लूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था। मुझे मूर्ख यानी अनपढ़ रहना मुझे मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। अगर से इतनी ज़्यादा मेहनत करे तो मुझे चक्कर भी आ जाती थी। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराश के बादल फट जाते हैं और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूँगा। उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद मैं सोच लेता हूँ कि उसके बाद मेरा इरादा बदल लेता हूँ। उसके बाद मैं सोच लेता हूँ आगे से मैं खूब जी लगा के पढ़ लूँगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, फ़ौरन उठ के एक टाइम टेबल बना लेता हूँ, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। पहले कुछ भी एक काम कारोबार करने का रहा तो एक स्कीम बना लेना है, वैसे पढ़ने का रहा तो एक टाइम टेबल बना लेना है। बिना टाइम टेबल के मैं काम कैसा शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। जो इन्होंने टाइम टेबल बनाते उसमें बिल्कुल खेलकूद का जिक्र ही नहीं रखते थे। कल अपन फिर इसके आगे का पाठ शुरू करेंगे।